हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइज, आज हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 18 सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इसमें हम लोग आज पूरे क्वेश्चंस जितने भी 150 थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने 94 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज 95 से स्टार्ट करेंगे और टोटल इसको फिनिश करेंगे ताकि हम लोग अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें सीरीज़। तो आज इसको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट होते हैं बिना लेट किए, और अच्छे से इसको आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और क्या करिएगा, जो आपको पहले आंसर गेस कर लेना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जिससे अब आपका टाइम क्या है, प्रैक्टिस करना। आप चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने चाह रहे हो, पीसीएस का एग्ज़ाम देने चाह रहे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, तो ये सीरीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहे हैं कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, बेसेंट के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो ये जो अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की बात कर रहा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको क्लियर करना है, इसमें हो जाना चाहिए। जैसे क्या हुआ था कि 1919 में जो सुधार हुए थे उसको लेकर के मतभेद हो गया था। तो मतभेद हुआ 1919 के सुधार को लेकर के, उसके कारण कांग्रेस में क्या हुआ, द्वितीय विभाजन हुआ। और 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी जो नेता थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू सुधारों का क्या किया, स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर के ये जो अखिल भारतीय उदारवादी संघ थी इसकी स्थापना करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष कहो या फिर इसको अप्रत्यक्ष कहो, अप्रत्यक्ष, तो चाहे परोक्ष दिया हो या अप्रत्यक्ष दिया हो, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो किसके द्वारा ये होता है, तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, 1892, इसी के द्वारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख या रामकृष्ण परमहंस। तो किसके द्वारा की गई थी गाइस, तो जो आत्माराम पांडुरंग जी हैं, इन्हीं के द्वारा प्रार्थना समाज जो है ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में ये करते हैं, आत्माराम पांडुरंग करते हैं, लेकिन किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है किसकी प्रेरणा से किए थे, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में इन्होंने बम्बई प्रांत में, कहाँ पर, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्था या संगठन और उनके संस्थापक के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित है, बताना है। यहाँ पे 3 दिए हैं, कौन सा सही सुमेल किया है इसको हमें बताना है। आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे बताना है कौन से सही है। तो आपके पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किए थे, इसके जो संस्थापक थे वो थी मैडम HP ब्लावत्स्की, मैडम HP ब्लावत्स्की, और इनके सहयोगी थे कर्नल अलकाट, ये नाम ध्यान रखना है, इन्होंने की थी। बाकी आर्य समाज वाला भी सही है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से सैयद अहमद खान ने की थी, ये भी सही है। आर्य समाज के संबंध में बताना है क्या सही है, ठीक है। इसने वेदों को अकाट्य और इसने वेदों को अकाट्य तथा देवताओं द्वारा रचित बताया, ठीक है। दयानंद ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त करके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी, ठीक है। क्यों की गई थी, हिंदू धर्म के सुधार के लिए की गई थी। इनका मानना था कि जो वेदों की रचना है वो देवताओं के द्वारा नहीं है, लेकिन उन्होंने वेदों से जो प्रेरणा प्राप्त की और वेदों की ओर क्या किया, लौटो का नारा दिया। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक मिनट, 100 नंबर क्वेश्चन है,
किसने एका आंदोलन का नेतृत्व किया? मदारी पासी, सहदेव, सहजानंद, मदारी पासी और सहदेव दोनों ने। तो यहाँ पर किसने किया? तो इन दोनों ने, मदारी पासी और सहदेव दोनों ने एका आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। एका आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में क्या हुआ था? लगान बढ़ा दी गई थी और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर के अवध के किसानों ने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब आंदोलन में जमींदार भी शामिल थे और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे मदारी पासी और सहदेव थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड़यार में था। थियोसॉफिस्ट ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत और बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित किया और मजबूत करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ये जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो क्या कहते हैं मुख्यालय है, ये कहाँ पर था? ये अड़यार में। ठीक है, कहाँ पर? अड़यार कहाँ है? मद्रास। तो मद्रास के निकट अड़यार में हुआ था। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है। यह भारतीय संघ स्थापित होगा, इसमें बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन में ये बताया गया कि एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे और शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे सही पूछा है कि क्या पूछा है। यस, दोनों कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे दोनों कथन एकदम सही हैं कि जो कैबिनेट मिशन जो था ये क्या होता है 1946 में, 16 मई 1946 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 16 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसमें इसने सिफारिश की थी कि एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं वो शामिल होंगे। और दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि ये तो बहुत सिफारिश थे लेकिन यहाँ पे हमें दोनों खाली बताना है। तो ये संघ वैदेशिक जो होगा रक्षा और यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा और शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया था। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वराज पार्टी के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे एक बताना है। स्वराज पार्टी ने मोतीलाल नेहरू के साथ साथ बंगाल के चित्तरंजन दास ने भी इसके नेतृत्व में भागीदारी की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था, ये भी सही है। पार्टी ने परिषद में रहकर सरकार विरोधी आंदोलन के द्वारा सरकारी नीति में बाधा डालने का लक्ष्य बनाया। एंड 4th ऑप्शन है, इसने कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। तो यही डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हैं। ये जो स्वराज पार्टी है इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ साथ बंगाल के जो चित्तरंजन दास थे इन्होंने भी भागीदारी की थी। ठीक है, और 1923 में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुरुद्वारों में प्रबंध सुधार से संबंधित सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ था। गुरुद्वारों में प्रबंध सुधार से संबंधित सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पास हुआ था, यहाँ पे ये बताना है। तो ये कब पास हुआ था? 1922 में हुआ था। क्या हुआ था? 1920 में अकाली आंदोलन स्थापित हुआ था। अकाली आंदोलन कब स्थापित हुआ था? 1920 में। तो इस अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंध सुधार के लिए महंतों के खिलाफ क्या करते हैं? अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं और इसी के दबाव में 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास होता है और इसे 1925 में संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर मतभेद, ब्रिटिश सरकार की हठधर्मिता, भारत के विभाजन संबंधी मुद्दे या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या बताना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बताना है। तो जो प्रमुख कारण था वो था, एक मिनट, वो कौन सा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर मतभेद। इसमें क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर मतभेद जो था ये इसका प्रमुख कारण था। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसी गतिरोध का लाभ उठा करके जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जिसमें केवल अल्पसंख्यक को ही नहीं बल्कि हिंदू के दलित वर्ग को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत विद्रोह के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो श्वेत विद्रोह जो है यह विद्रोह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है,
इस विद्रोह का प्रमुख कारण वह नीति थी जिसमें सैनिकों के दोहरे भत्ते आदि पर रोक लगा दी गई। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? केवल बी सही है, पहला गलत है। पहला ये गलत है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो रॉबर्ट क्लाइव की नीति थी। क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव की नीति थी जिसमें सैनिकों के क्या थे? दोहरे भत्ते आदि पर रोक लगा दी गई थी। तो ये किसका था? लॉर्ड क्लाइव का था, क्लाइव। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना के संबंध में बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, बता देते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसने तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन सही है, बी गलत है। क्या हुआ था? इसमें 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था? जिसमें ये स्वीकार कर लिया गया था कि वर्तमान परिस्थिति में ही भारत के विभाजन से ही समस्या सुलझ सकती है, इसलिए हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया था। इसलिए केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूँ? मुझे यह देखकर अफसोस है कि नेहरू और पटेल ने हार मंजूर कर ली है। यदि आप गांधी जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर। ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट, जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र के संबंध में असत्य कथन। यहाँ 4 ऑप्शन है, एक बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक हो। जिन्ना का 14 सूत्र में कौन कौन से थे? भारतीय संविधान संघात्मक हो और शिष्ट शक्तियाँ प्रांत को दी जाएं, ये एकदम सही है। देख लेते हैं बी, सी, डी। भारत के सभी प्रांतों में स्वराज्य एक ही प्रकार का हो। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका, समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये भी सही है। प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार हो, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिन्ना के जो 14 सूत्र वाले मांग पत्र थे, इन्हीं को जिन्ना का 14 सूत्र कहा गया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान संघात्मक हो और शिष्ट शक्ति प्रांत को दी जाए। भारत के सभी प्रांत जो हैं उसमें स्वराज्य एक ही प्रकार का हो और समस्त प्रांत के विधानमंडल में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक हो। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन गलत है, बाकी राइट है आपके। 110वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। तो किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिससे बाद में क्या हुआ, जो मदन मोहन मालवीय थे इन्होंने इसे BHU के रूप में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में क्या किया? विकसित किया। नेक्स्ट, रहनुमाई मार्गदर्शन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसी, हिंदू, यहूदी, सिख। तो ये किससे संबंधित है? ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म में धार्मिक सुधार की शुरुआत जो हुई बम्बई में 19वीं सदी के आरंभ से स्टार्ट हो जाती है और 1851 में रहमानी मार्गदर्शन सभा, ठीक है, जिसका आरंभ किसने? नौरोजी फरदौंजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली और अन्य लोगों ने किया था। तो ये किसके ये 3 नाम तो एकदम याद रखना है। दादा भाई नौरोजी और एक नौरोजी फरदौंजी SS बंगाली, ये 3 लोगों का नाम तो स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? किन संगठनों के द्वारा जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें ये पूछ रहा है किसके द्वारा इसका विरोध किया गया। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको कूट मिलाना है कि किसके द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, सिख लीग। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था और सिख लीग ने इसका विरोध किया था। 1928 में जो प्रस्तुत किया गया था उसी में इन तीनों लोगों के द्वारा क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया था। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा
शुरू करने का निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, कराची। किसमें? तो लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की गई थी और इसका जो कार्यक्रम था वो तैयार करने का किस पर छोड़ दिया गया था जिम्मा? महात्मा गांधी जी पर छोड़ दिया गया था और जो पूरा कांग्रेस संगठन था उनको उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस, पसंद आया लेक्चर, आपको ज़रा सा भी लगे कि हाँ ये बेनिफिट हो रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार संगठन का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसी से संबंधित था। खुदाई खिदमतकार संगठन जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये खुदाई खिदमतगार का मतलब है ईश्वर के सेवक। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो पठानों ने क्या किया था, खुदाई खिदमतकार नामक संगठन बनाया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पर पुनर्विचार के लिए, उत्तरदायी शासन पर चर्चा के लिए। ये किस पर किया गया था? तो जो पहला 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किसका था? उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। 1930 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना कि 1930 में ये लंदन में हुआ था। भारतीय नेता और सरकारी प्रवक्ताओं का जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था और इसमें किस पर विचार करना था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। भारत में अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत की बात कर रहा है तो 1872 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की बात करें तो 1881 में हुई थी रिपन के काल में। लेकिन हमें शुरुआत बताना तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये आपको क्लियर कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कूट मिलाना है कि कौन से कारखाना का संस्थापक कौन था, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। चलिए देख लेते हैं। पणजी, मसूलीपट्टनम, मद्रास, पांडिचेरी। तो पहले पणजी का देख लेते हैं। पणजी का कौन होगा? पणजी का होंगे गोवा, पुर्तगाली थे, गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। और मसूलीपट्टनम जो है ये डच हो जाएंगे। मद्रास आपका अंग्रेज हो जाएगा। और पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी जिसको कहा जाता है, ये फ्रांसीसियों का शासन था। पणजी गोवा पर पुर्तगाली हो तो गोवा है पणजी, तो पुर्तगाली हो जाएंगे। मसूलीपट्टनम डच हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पणजी जो है पुर्तगालियों ने 1510 में किया था और मसूलीपट्टनम में डचों का अधिकार था, ये 1605 में करते हैं। और मद्रासों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1639 में। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का तो 1673 में। ये भी आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्न में से किससे है? शिल्पकला, चित्रकला, भवन निर्माण या नृत्य कला? किससे संबंधित है? तो ये आपका भवन निर्माण से संबंधित है। जो अंग्रेजों ने क्या किया था, 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया, निजी मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, जिनमें से ज़्यादातर जो मकान होते थे इसी पल्लडियन शैली में बने होते थे, जिनमें क्या होता था, गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे, ऐसे खंभे होते थे, इसी के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे इसमें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय विनोदनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी? स्वतंत्रता के समय जो विनोदनी दासी है, विनोदनी, ये नहीं सुना होगा कभी तो इसको देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुने होते हैं, वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विनोदनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति, चित्रकला, रंगमंच या गायन? ये किससे संबंधित है? ये आपकी चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है ये विनोदनी दासी? ये एक मिनट गाइस, थोड़ा सा गलत हो गया, चित्रकला नहीं, रंगमंच से संबंधित है। विनोदनी दासी ये जो है ये किससे? रंगमंच से। इनका जो इन्होंने
जो कलकत्ता की स्थापना, स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना 1883 में इन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। और इन्होंने इनकी एक आत्मकथा आमार कथा इनकी है विनोदिनी दासी की। दक्षिण भारत में बेल्लालर का संबंध किससे है? किसान वर्ग, शिल्पी वर्ग, स्थानीय ग्रामीण जाति और कर एकत्र करने वाले विशिष्ट समुदाय। तो इसका संबंध किससे है? बेल्लालर का स्थानीय ग्रामीण जाति से है। किससे है? स्थानीय ग्रामीण जाति से इसका संबंध है। ठीक है, तो मद्रास में जो कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले जितने भी बेल्लालर हैं उनको मतलब नौकरी पाने वाले सभी बेल्लालर ही थे। और ये एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में पूछा है। मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार के संबंध में कौन से कथन सही है? यहाँ पे चारों में से एक बताना है कौन सा सही है। राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए, गलत है। गरीब कामगार वर्ग, संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एकाधिकार था, ऐसा वर्ग जिसे स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों की समझ थी, तो ये भी तो हटा ही दीजिए। अब बचा बी या सी। तो यहाँ पे जो होगा शहरी, ये संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एकाधिकार था, इन्हीं को मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार के रूप में, एक मिनट फिर से गलत हो गया, रुक जाइए। मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार बोल रहे हैं ना, तो ये दोनों तो हमने क्रॉस कर दिया था। अब बचा बी और सी। बी और सी में से हमें ढूंढना था। तो बी और सी में आपका जो होगा ये गरीब कामगार वर्ग थे। पेरियार तथा वन्नियार जो थे इनका संबंध गरीब कामगार वर्ग से था। नेक्स्ट, लॉटरी कमेटी का गठन निम्न में से किससे संबंधित था? नगर नियोजन, जन स्वास्थ्य, पुलिस सुधार या शिक्षा से संबंधित था? तो यहाँ पे जो लॉटरी, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी का जो गठन है ये नगर नियोजन से संबंधित था। किससे संबंधित था? नगर नियोजन से संबंधित। इसका नाम इसलिए लॉटरी कमेटी पड़ा क्योंकि जब नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जो होती थी वो जनता के बीच लॉटरी बेच कर की जाती थी। तो मतलब जो शहर था, सिटी था, उसके विकास की जिम्मेदारी केवल सरकार ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी थी। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? सूरत, मद्रास, बंगाल या बम्बई? तो बम्बई को कहा था। क्यों कहा था? बम्बई को कहा था। 1869 में क्या हुआ? 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों का भारत के साथ जुड़ाव और मजबूत हो गया और जो बढ़ती अर्थव्यवस्था थी उसी के साथ बम्बई के साथ जो संबंध थे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस परिवर्तन को, जो पॉजिटिव परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ, उसको और तेज़ी से बम्बई के जो विकास को लेकर के बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई किस भवन का निर्माण नव शास्त्रीय या न्यू क्लासिकल शैली में किया गया था? बम्बई का टाउन हॉल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे जो पहला है बम्बई का टाउन हॉल, इसी का निर्माण नव शास्त्रीय न्यू क्लासिकल शैली में किया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होता था? इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल माना जाता था। नेक्स्ट, किस स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉथिक शैली, नव गॉथिक, नियो क्लासिकल, इंडो सार्सैनिक? तो किस में किया गया था? इंडो सार्सैनिक जो शैली है इसमें क्या है? भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषता देखने को मिलती है। इंडो शब्द जो था ये हिंदू का शॉर्ट फॉर्म था, जबकि सार्सेन शब्द जो है ये यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? इंडो सार्सैनिक शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, मुंबई में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्न में से किस शैली का उदाहरण है? गुजराती शैली, यूरोपीय शैली, न्यू क्लासिकल शैली, नो गॉथिक शैली? तो ये किससे संबंधित है? ये गुजराती शैली से है। मुंबई में जो निर्मित है, पहले तो ये ध्यान रखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। किससे संबंधित है? गुजराती शैली से संबंधित है। ठीक है, और जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था, जमशेदजी टाटा ने। और ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जो राजा जॉर्ज पंचम थे और उनकी पत्नी मेरी हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में सूर्यास्त नियम का संबंध किस क्षेत्र से था? इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व, सामाजिक सुधार, शिक्षा सुधार, धन निकासी? तो किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। और सूर्यास्त नियम का जो संबंध था वो किससे था? इस्तमरारी से था। इस्तमरारी
बंदोबस्त से था। इसमें क्या होता था कि यदि निश्चित तारीख को एक डेट निश्चित कर दिया जाता था और उस तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान अगर नहीं करता था तो उसकी जमींदारी क्या कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट है, किस नेता का संबंध वायकोम सत्याग्रह से रहा है? टी.के. माधवन, के. कलप्पन, के.पी. केशव मेनन या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। वायकोम आंदोलन जो था, वायकोम आंदोलन ये कब हुआ था? 1924-25 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, डेट पूछ लेता है। तो 1924-25 में वायकोम आंदोलन हुआ था। तो ये एक प्रकार का क्या था? वायकोम आंदोलन गांधीवादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व माधवन, केलप्पन, केशव मेनन के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन जो है त्रावणकोर के पास एक मंदिर है उसी के पास वाली जो सड़क था उसी के उपयोग से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश किसान सभा से नहीं था? मोतीलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध इससे नहीं था। अब जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है, पहले क्या हुआ था, जो अवध किसान सभा थी उसका गठन 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, इसका गठन 1917 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्र के प्रयास से हुआ था। तो महात्मा गांधी के जो खिलाफत आंदोलन का सवाल था उस पर किसान सभा में मतभेद हो गया था और अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़ करके अवध किसान सभा का क्या किया था? गठन किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा सत्य है बताना है? इसके समय देश के अनेक हिस्सों में अस्थायी सरकारों का गठन हुआ था। अच्छा, ठीक है। इन स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार सतारा की थी। तो यहाँ पे दोनों आपके इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी और सबसे अधिक लंबे समय तक जो चलने वाली सरकार थी वो सतारा की थी। और यहाँ पर विद्रोह का जो नेतृत्व था, विद्रोह का नेतृत्व था वो किसने किया था? नाना पाटिल ने किया था। किसने किया था? नाना पाटिल ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और सतारा के सबसे महत्वपूर्ण नेता जो हैं वो वाई.बी. चंवाड़ थे। वाई.बी. चंवाड़ थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पहली समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में और कहाँ हुई थी? पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? सशस्त्र विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन? तो ये किस में हुई थी? ये विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन की स्थापना जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सतीश सावंत, कौन थे? सतीश सावंत, इन्हीं के नेतृत्व में इस जातीय सरकार ने स्कूलों को अनुदान दिए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी सैन्य संगठन बनाया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 132वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो किस में कहा था? गांधी इरविन समझौते में कहा था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता होता है जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच जो समझौता होता है उसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें गांधी इरविन समझौते के स्वीकार किए जाने के साथ ही इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव को भी क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर किया है। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा। छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया है। ठीक है, तो ये आत्मसम्मान आंदोलन ये किसके लिए चलाया गया था? ये ब्राह्मणों द्वारा जो लादी गई निर्योग्यता का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों द्वारा 1920 के दशक में चलाया गया था। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नारायण गुरु? तो किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले, गोविंद रानडे, नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत कपड़ा मिल स्थापित की गई? सूरत, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता। किस में की गई है? तो बम्बई में। किस स्थान पर भारत कपड़ा मिल स्थापित की गई? तो बम्बई। भारत में पहली कपड़ा मिल जो है 1853 में कावसजी नाना भाई ने बम्बई में शुरू की, और पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में रिशरा में 1855 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के बाद से जब यूरोपीय पहली बार भारत पहुंचे, विरोधी गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भारतीय इतिहास का हिस्सा बन गई। 15वीं शताब्दी में के बाद से जब यूरोपीय पहली बार भारत पहुंचे, विरोधी गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भारतीय इतिहास का हिस्सा बन गई। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि, तीसरा कर्नाटक युद्ध एक्सला-शैपल की संधि। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्या सही है। तो पहले देख लेते हैं, एक्सला-शैपल की जो संधि हुई थी वो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के हुई थी। यहाँ पे देख लेते हैं, कूट पूछा है, क्या पूछा है, एक मिनट। एंग्लो कर्नाटक युद्ध के बारे में गलत कथन बताना है। अच्छा, गलत कथन बताना है। अच्छा, गलत बताना है, तो ठीक है। तो पहला तो क्योंकि पहला कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी से तो हुआ नहीं था, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहला तो एक्सला-शैपल से था, एक्सला-शैपल से, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 1-3 तो गलत हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी से हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो क्रमशः तीनों हैं, तीनों आपके गलत हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए थे, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे, पहला युद्ध जो हुआ था कर्नाटक युद्ध के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था और एक्सला-शैपल की संधि से समाप्त किया गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के समाप्त होता है। इसमें क्या होता है, 1754 में हस्ताक्षर किया गया था और मोहम्मद अली खान को क्या किया गया था, अर्काट के नवाब के रूप में मान्यता दी गई थी दूसरे वाले में। और पेरिस की संधि तीसरा युद्ध था, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध था, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ये समाप्त होता है, जिसमें क्या किया गया था, जो चंद्रनगर है और पांडिचेरी है, इसको फ्रांस को लौटा दिया गया था। चंद्रनगर और पांडिचेरी को फ्रांस को लौटा दिया गया था और भारत में फ्रांसीसी को कारखाने खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फ्रांसीसी व्यापारियों को उन्हें प्रशासित करने से मना किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों गलत है, तीनों मैंने बता दिया क्यों गलत है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय तक संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1935 में क्या क्या कहा गया था, ये हमें बताना है। साइमन कमीशन की सिफारिशों पर पारित, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे आपका साइमन कमीशन की सिफारिश पारित हुई थी, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी और 1935 में प्रांत में द्वैध शासन नहीं था बल्कि केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी। इसीलिए तीसरा आपका गलत है और चौथा आपका सही है, और तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना कूट मिलाना है सूची वंश को सूची 2 से। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? पाबना। एका तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एका अवध में पढ़ा था, ठीक है। और मोपला आप लगा दीजिए कहाँ पे, केरल में लगा दीजिए। और पाबना विद्रोह ए का 1 लगा दीजिए, ए का 1 लगा दीजिए, ठीक है। और बी का 3 लगा दीजिए, सी का 1 का अवध लगा दीजिए और डी का बच्चा एक बिरसा मुंडा। एक मिनट, डी का 1 कैसे होगा, नहीं डी का 2 हो जाएगा, थोड़ा गलत मिलता है। हाँ, डी का 2 बिहार हो जाएगा, बिरसा मुंडा बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 हो गया, बी का पाबना कहाँ हो गया, बंगाल हो गया, ए का अवध हो गया और बिरसा मुंडा बिहार हो गया, ठीक है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में बताना है, किससे संबंधित है? कांग्रेस का गठन, ब्रिटिश भारत दुश्मन के बीच एक बफर राज्य बनाए रखना, स्थानीय निकाय में चुनाव करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण करना। तो यहाँ पे कांग्रेस का गठन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है? कांग्रेस के गठन से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खोजने में मदद करने के लिए ह्यूम का एक उद्देश्य था क्या, कि एक सुरक्षा वाल्व स्थापित करना। ठीक है, एक सुरक्षा वाल्व, और किसके लिए? ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते लोकप्रिय जो असंतोष था उसी के लिए। तो जो ह्यूम और जो अन्य अंग्रेजी अधिकारी और राजनेता डरते थे, ठीक है, कि शिक्षित भारतीय जनता को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और विदेशी सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली विद्रोह का आयोजन कर सकते हैं। तो ह्यूम ने जैसा कहा कि हमारी अपनी कार्यवाही से जो उत्पन्न ताकत है उस ताकतों के भागने के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तत्काल जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है शिक्षित भारतीयों के बीच असंतोष को एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक क्या करेगी? आउटलेट प्रदान करेगी, और इस प्रकार एक लोकप्रिय विद्रोह के प्रकोप से बचने में ये मदद करते हैं। लेकिन तब से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को डिबंक किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह क्रिप्स प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता की तलाश करने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए था। यहाँ पे क्या बताना है कि अच्छा सही बताना है। प्रथम सत्याग्रही के रूप में चयनित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये क्रिप्स नहीं बल्कि अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी, जो कि 1940 में हुई थी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी, और इसमें पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। ये जो थे दूसरे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो इस तरीके से। और तीसरे कौन थे? तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो तीनों याद किए, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, जो गांधी के आश्रम के कैदियों में से एक थे। तो इस तरीके से दूसरा सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, भारत के लिए क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? भारतीय जनता की अपील, अमेरिकी लोगों से अपील, राज्यों को शक्ति का विकेंद्रीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? कि भारतीय जनमत की अपील करें। क्या थी? भारतीय जनमत की अपील करें। तो इस तरीके से ये आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय ने नागरिक स्वतंत्रता के बचाव और विस्तार के लिए कदम उठाए। कौन सा ऐसा कदम इसमें नहीं था? चलिए देख लेते हैं। प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। सही है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिबंध हटा दिया गया। जब्त किए गए हथियार को वापस कर दिया गया, और जब्त हथियारों के लाइसेंस को बहाल कर दिया गया। सही है। मुस्लिम शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कदम नहीं था। तो ये बी वाला ऑप्शन, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध हटा दिया गया, ऐसा यहाँ पर नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा था, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था, और केवल अपने आदेश पर उठाया गया, और अब केवल अपने आदेशों पर उठाया जा सकता था। कम्युनिस्ट अब प्रभावी रूप से खुले तौर पर कांग्रेस प्रांतों में कार्य कर सकते थे। नेक्स्ट, 19वीं सदी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों में शिक्षित मध्यम वर्ग का वर्चस्व था, जबकि पूर्वार्ध में धनी और कुलीन तत्वों का था। उनके उद्देश्य में क्या शामिल है? उनके उद्देश्य में क्या शामिल है? भारतीय कल्याण शामिल है। क्या शामिल है? भारतीय कल्याण शामिल है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर 18 महीने के सश्रम कारावास की सजा, लाला लाजपत राय अजय सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन, और पंजाब में उपनिवेशीकरण विधेयक का पारित होना, चापेकर बंधुओं को सुनाई गई मौत की सजा। तो इसमें कौन सा पहला ऑप्शन सही होगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, तो इससे संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है, और यहाँ पे कूट मिलाना है। उन्होंने राजस्व कृषि की प्रथा की शुरुआत की और राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने पोलीगर्ष की वंशानुगत संपत्ति को कम कर दिया। उन्होंने किसानों से अवैध उपकरों के संग्रह की जांच की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी किसान को भू राजस्व की छूट देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे जो सही है आपका बताना है कौन से गलत हैं। तो यहाँ पे पहला गलत है और चौथा गलत है कि विपरीत परिस्थितियों में किसान को भू राजस्व की छूट देने से इनकार कर दिया, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये सही है, पोलीगर्ष की वंशानुगत संपत्ति को कम कर दिया। उन्होंने किसानों से अवैध उपकरों के संग्रह की जांच की। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार के कारण आक्रोश की लोकप्रिय लहर पैदा की? तो किसने की थी? सशस्त्र अधिनियम ने, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ने, रोलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो रोलेट एक्ट ने की थी। ठीक है, रोलेट एक्ट जो है ये
जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसे लोकप्रिय रूप से रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसे क्या किया गया था 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था, जिसमें क्या था कि बिना किसी रोक टोक के नज़रबंदी आपातकाल के उपाय को अनिश्चितकाल के लिए विस्तारित किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, सेना को पंजाब में बुलाया गया और 13 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्र के लोग अमृतसर में बैसाखी दिवस समारोह के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके कारण 1919 का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने कांग्रेस को आश्वासन देकर सहमति बनाने की मांग की। इनमें से बताना है कौन सा आपका चारों में से कौन सा सही है। एक नए संविधान की रूपरेखा के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना की एकदम सही है। अल्पसंख्यक के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरदार का आश्वासन गलत है। भारत का कोई विभाजन नहीं होगा। अलग अलग वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे सारे गलत हैं। अगस्त प्रस्ताव की शर्तों में क्या क्या था कि भारतीय निकाय का एक प्रतिनिधि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए युद्ध के बाद तैयार किया जाएगा और भारतीयों के लिए डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की गई। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद को गोरों की तुलना में अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए तुरंत विस्तारित किया जाएगा। रक्षा, वित्त और होम पोर्टफोलियो ब्रिटिश के पास ही थे, बाकी सबके लिए कहा गया कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना की जानी थी। ये सारे थे इसमें। नेक्स्ट है सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। सहयोगी राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश टुकड़ी के स्थायी रूप से रहने को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, सहयोगी राज्य को अपने न्यायालय में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को स्वीकार करना पड़ा। एक मिनट, सहयोगी राज्य ने अपने अंतर्राज्य संबंधों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार कर लिया। कंपनी को कानूनी रूप से सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई। ये सही है। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देशी राज्यों के साथ संबंध, राजाओं के साथ, शिक्षा, सिंचाई, कृषि का व्यवसायीकरण। ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था। अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत जो था ये एजुकेशन से संबंधित था। तो इस तरीके से ये 150 क्वेश्चन आज आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी 150 क्वेश्चन थे आज इसको मैंने फिनिश कर दिया। टोटल आई थिंक इससे संबंधित 3 या 4 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नए सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, तो वो कौन सी होगी वो आपको बता दी जाएगी पहले ही। अभी मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सा है, लेकिन मैं बता दूँगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए। कल परसों, कल तो नहीं, कल कुछ नया कुछ नया टॉपिक पर लेक्चर बनाने के सोच रही हूँ, तो कल नहीं परसों, लेकिन नया टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आएगा। ये 18वां नंबर का था। अच्छे से इसको रिवाइज़ करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।